जय हिंद बच्चों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। आइए आज पुनः बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में लेकर के आया हूं, क्योंकि इसका कुछ पार्ट में पहले वीडियो में डाला था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें देखिए हम पहला टॉपिक पहले तो डाले ही थे, ये सिंथेसिस रिएक्शन, लेकिन आज मैं डालने वाला हूं कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं। देखिए इस तरह के यौगिक में, इस तरह के रिएक्शन में आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि इस अभिक्रिया में देखिए किसी यौगिक के बड़े अणु टूटकर दो या उससे अधिक सरल यौगिक बनाते हैं या छोटे छोटे यौगिक बनाते हैं। तो इसका डेफिनेशन अगर आपको लिखने की जरूरत पड़े तो आप आपके पास बुक भी होगा, वहाँ पे देखिए दिया हुआ है, या तो आप इतना जान लीजिए कि ये डिकम्पोज हो जाती है। देखिए इसके स्पेलिंग से ही पता चल जाता है कि ये डिकम्पोज हो जाना मतलब टूट के छोटे छोटे टुकड़े में बंट जाना, बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिक में बंट जाना। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, अब जरा इसका एग्जाम्पल हम लेंगे, जरा ब्रश को ले लेते हैं। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही आप गर्म करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। आप जानते हैं कि जैसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड में जब डाल रहे थे, क्या डाल रहे थे H2O, तो ये गर्म होकर के और ये चूना हमको प्राप्त होता था, जली विलयन है ना, CO का, कैल्शियम ऑक्साइड का जली विलयन प्राप्त होता। घर को हम पोतते थे और पोतने के बाद वो CO2 से जैसे रिएक्शन करता था तो CaCO3 बनता था। लेकिन यहाँ पे वो तो कंपोजिशन रिएक्शन में था, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिकम्पोज हो जा रही है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ही टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बट रहा है, तो ये गैस है, गैस उड़ जा रही है। तो अगर ये पूछे कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, तो आप बताएंगे कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। उसी तरह पोटेशियम क्लोरेट, ये बहुत अच्छा चीज़ है। देखिए KClO3, इसे भी जगह से गर्म करेंगे ना तो आपको KCl, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में प्राप्त होगा आपको। तो आप ऐसे क्वेश्चन अगर यदि उठे कि पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है, तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये फेरस सल्फेट, देखिए सल्फेट अगर यदि SO4 है तो सल्फेट होता है, और S सिर्फ रहे तो सल्फाइड होता है, इसलिए गौर कीजिएगा, हम लोग इसको देखेंगे कि सल्फाइड भी कहीं पे आएगा। तो FeSO4 इसमें 7 मोलिक्यूल जल का है, अर्थात ये मॉइस्चराइज है, थोड़ा सा इसमें नमी की मात्रा है, जल की मात्रा इसमें है, और जैसे ही इसे आप गर्म कर देंगे तो ये जल अलग हो जाएगा। देखिए जल अलग हो गया, लेकिन अभी जल की बूंद है, मतलब बूंद के रूप में है, लेकिन इसे भी अगर फेरस, जल की बूंद अलग हो गई, अब फेरस सल्फेट को जैसे ही आप तोड़ते हैं तो फेरस ये ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको डिकम्पोज कर रहे हैं। बड़ी यौगिक को जब गर्म करते हैं तो छोटे छोटे यौगिक में बढ़ जाना, यही क्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। तो इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बच्चों आप करेंगे। तो चलिए अब यही सब सवाल पूछा भी जाता है कि ये कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आएगा, तो आप गौर करेंगे कि अगर यदि CaCO3 दिया हुआ है तो आप इसको लेंगे, अगर KClO3 दिया हुआ इसको लेंगे, इसको लेंगे। चूंकि यहाँ बड़ा यौगिक टूट के छोटे छोटे में बटेगा, इसीलिए आपको गौर करना है कि ये एग्जाम्पल जब भी दे या तो ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जाता है तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहाँ कह रहा है कि विद्युत अपघटन अभिक्रिया, दूसरा अभिक्रिया हम लेते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पे है क्या सोडियम क्लोराइड का जली विलयन आप लेंगे तो देखिए इसमें होता है कि एक को एनोड कहते हैं और एक को कैथोड कहते हैं। ये इस तरह से आप जान लीजिए संचयक सेल है, ये है ना, ये संचयक सेल है, इस तरह का ग्लास का बना हुआ है, ये प्लास्टिक का भी होता है, जिस तरह बैटरी का नहीं देख रहे हैं, बैटरी में भी इसी तरह रहता है। लेकिन यहाँ पे है क्या कि हमको अगर यदि पोटेशियम क्लोराइड में, ये सोडियम क्लोराइड में सोडियम को और क्लोरीन को अलग अलग करना है तो ये असंभव है, ऐसे हम गर्म करके सीधा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे आप जानते हैं कि प्लस और एक पर माइनस है, ये इलेक्ट्रोलाइज के ही माध्यम से संभव है। तो इसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी पदार्थ के विलयन से इलेक्ट्रिक धारा प्रवाहित की जाती है तो वो प्लस और माइनस में टूट जाता है, अर्थात Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। अब यहाँ जान लीजिए ये आप दे रहे हैं, ये प्लस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह देखिए लगा हुआ है, तो निश्चित है कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव जब है तो इस पर Cl जाएगा, निश्चित है कि निगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्शन करेगा। और ये जैसे निगेटिव है तो निगेटिव पर जब है तो कैथोड पर निगेटिव, कैथोड पर प्लस जाएगा और एनोड पर माइनस जाएगा, यही चीज होता है। उसी तरह Al2O3 में भी देखिए इसको हटा देते हैं पहले, हाँ अब Al2O3 का जरा सा गौर कीजिए। Al2O3 में यहाँ भी विद्युत धारा प्रवाहित जब करेंगे, इसको भी जली विलयन डाल देंगे इसमें Al2O3 में, तो यहाँ भी Al
है ना, Al और प्लस प्लस प्लस, चूंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 13, 13 इसका परमाणु संख्या है, तो 2 8 3 अर्थात 3 वैलेंसी है, 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और ऑक्सीजन पे कितना है माइनस माइनस, चूंकि ये 6 है तो 2 4 अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो ये एल्युमिनियम से इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे बना, अर्थात ये +3 है और यहाँ -2 है। लेकिन जैसे ही आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं इसके जली विलयन में, तो यहाँ क्या करता है, ये एल्युमिनियम कहाँ जाएगा, आप बताइए, एल्युमिनियम कहाँ जाएगा, प्लस है तो माइनस में जाएगा, अर्थात इस पर जाके ये लेयर बना लेगा, इस पर लेयर बना लेगा, लेप बना लेगा। और ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, इस पर, माइनस है तो प्लस पर, ऑक्सीजन यहाँ जाके लेयर बना लिया इस पर। और तब बाद में क्या करते हैं, हमारे लेबोरेटरी में जो कर्मचारी हैं वो क्या खरोच खरोच के इसको निकाल लेते हैं, वही हो गया 4Al + 3O2। उसी तरह जल का भी होता है, जल भी H2 और O2 में बट जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। तो आप जब अगर यदि आपको ये पूछा जाए कि कौन इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन को दिखाता है, तो आप NaCl जो भी आप देख रहे हैं कि यहाँ साझा नहीं हो रहा है, यहाँ पे विद्युत अपघटन अभिक्रिया में वैसे यौगिक शामिल हैं जिसमें कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे देखिए आयनिक बॉन्ड है, एक पर प्लस है एक पर माइनस है, एक पर प्लस है यहाँ भी, एक पर माइनस है, यहाँ भी H पर प्लस है ऊपर माइनस है, इसलिए आयनिक बंधन वाला आयनोजाइज आयन बॉन्ड वाला जो है वही यहाँ पे आएगा, और वो एनोड पर जाएगा माइनस और कैथोड पर जाएगा प्लस। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों हमको जहाँ तक समझ में आ रहा है कि आप लोग है ना अच्छी तरह समझ लिए हैं। अब दूसरा टॉपिक को ले लेते हैं बच्चों। अब हम चलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। दो अभिक्रिया तो हम लोग देख लिए, एक बार अभिक्रिया पिछले वीडियो में ही देखे थे। यहाँ पे हम देखते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। जरा ब्रश को ले लेते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है विस्थापन, अर्थात एक वस्तु दूसरे वस्तु चला जाना, दूसरी जगह चला जाना। नहीं हम लोग पढ़ते थे फिजिक्स में कि विस्थापन क्या है, तो स्थान परिवर्तन को ही विस्थापन कहते हैं। मान लीजिए कोई पटना में और दिल्ली चला गया तो विस्थापित हो गया, वो विस्थापन हो गया। यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है। यहाँ जो देख रहे हैं ये क्या है, एटम है सॉलिड के रूप में, है ना। CuSO4 आपका एक्वस है। और आप देखिएगा तब यहाँ क्या होगा, गौर करने वाली बात है, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वही विस्थापित हो जाएगा और दूसरा जाके वहाँ एडजस्ट करेगा। तो यहाँ देखिए हम लिए क्या, फेरस लिए, है ना, और ये लिए H2SO4 CuSO4 मैंने कॉपर सल्फेट लिए यहाँ पे। तो ये दोनों का जब जली विलयन आपस में मिलाते हैं, अगर मान लीजिए कॉपर सल्फेट के जली विलयन में वो कांटी डाल दीजिए, आप लोहा का एक कांटी डाल दीजिएगा, तो देखिएगा कि ये SO4 जो SO लिए लेप इस पर बना लेगा, FeSO4 पर एक कांटी इस तरह डाल दिए तो इस पर एक लेप बना लेगा। ये आखिर क्या हो रहा है, ये कांटी पर इस पर लेप बनाए तो लोहा का कांटी है। इसका मतलब है कि FeSO4 जब बना तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, रिएक्टिव ज़्यादा हुआ FeSO4। CuSO4 को विस्थापित कर दिया, CuSO4 को निकाल के फेंक दिया बाहर, और रिएक्शन किसके साथ कर लिया, SO4 के साथ। तो आप जानते हैं कि SO4 का जो है ना वैलेंसी वो एक तरह से इसका ये डबल माइनस होता है ना, और Fe का होता है प्लस। तो ये दोनों आपस में ये मोर रिएक्टिव हो गया, अर्थात इस तरह से कर सकते हैं। देखिए पुनः मैं ब्रश लेता हूँ फिर तो साफ से लिखूंगा। यहाँ पे Cu को सीधे विस्थापित कर दिया और Fe के साथ ये रिएक्शन बना करके बना लिया FeSO4। इस आधार पर कह सकते हैं फेरस सल्फेट बनाया। आखिर Fe पर भी डबल प्लस और इधर भी डबल माइनस दोनों मिल करके और ये एक नया यौगिक बनाया, नया कंपाउंड बनाया। तो इस स्थिति में कह सकते हैं कि Fe ही ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, किससे, Cu से। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान में रखिए कि जब भी कोई रिएक्शन होगा कह सकते हैं कि यदि CuSO4 अर्थात कॉपर सल्फेट के जली विलयन में अगर एक कांटी डाल दिया जाए लोहा का, तो वो लोहा पर सल्फेट का लेप बन जाता है, वही FeSO4 है। और इस तरह से हम Cu को अलग प्राप्त कर लेते हैं, Cu अलग हो जाता है। वहाँ पे यहाँ पे Fe हीरो बन गया और ये Cu जीरो बन गया। चलिए अगला टॉपिक लेते हैं। यहाँ भी देखिए Cu आपका है AgNO3 है। तो आप गौर करने वाली बात है कि ये एक्वस सिल्वर नाइट्रेट में, ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। जो क्वेश्चन पूछे कि एक्वस सिल्वर नाइट्रेट में कॉपर की एक तार डाल दी जाए, छोटी सी तार डाल दी जाए तो क्या होगा, तो कॉपर जो है सो Ag को भी स्थापित कर देगा। यहाँ देखिए Ag को निकाल दिया, फिर मैं फ्रेश ले लेता हूँ जरा सा ब्रश। देखिए कॉपर क्या किया, Ag को भी स्थापित कर दिया, ऐसा मतलब कॉपर यहाँ हीरो हो गया। इसका मतलब Cu ही Ag से ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। तो बेटा इसको अगर यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि रिएक्टिव कैसे होता है, तो मैं हल्का सा समझा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये हमारा पथ है ना, इलेक्ट्रॉन का पाथ। तो यहाँ पे अगर Cu है, चाहे मान लीजिए एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम का कितना होता है, 13 होता है, तो 2 8
3 है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गया के सेल में, 8 इलेक्ट्रॉन एम सेल में गया। अगर दीदी आप नहीं इसको देखें तो हमारा वीडियो देख लीजिएगा, हम इसको कमेंट में लिखिएगा, मैं और बढ़िया समझा के डाल दूंगा, है ना। और 3 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो जो जितना ज़्यादा ही तीनों इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सके वही उतना एक्टिव होता है, वही उतना रिएक्टिव होता है, वही उतना ज़्यादा दूसरे की बनिश पर रिएक्टिव होता है। तो यहाँ फेरस जो है कॉपर से पहले ही, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से ज़्यादा पहले ही इलेक्ट्रॉन नैनो सेकेंड में ये अपने को त्याग करके और इस CuSO4 को SO4 को देना चाहता है कि ले लीजिए भाई आप मेरा, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ यहाँ भी हो रहा है। कॉपर अब जो हमारा सिल्वर है उससे पहले कॉपर ही अपना साझा करने के लिए तैयार है। अपने इलेक्ट्रॉन को एटम कक्षा के आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जो है उसको तुरंत NO3 को देने के लिए तैयार है इसको। और NO3 को जब दे रहा है तो CuNO3 बना के ये फुर्सत हो गया, CuNO3 और NO3 का 1 होता है इसीलिए ऐसा हुआ, कॉपर का 2 होता है इसलिए 2 यहाँ पे लग गया। तो इसका सूत्र हम बताए पीछे भी, और कभी कभी अगर कमेंट में लिखिएगा तो मैं बता भी दूंगा बढ़िया से, ये 9 क्लास का चीज़ है। तो ये Cu हीरो बन गया यहाँ पे NO3 के साथ रिएक्शन करके, कॉपर नाइट्रेट बना लिया और एल्युमिनियम थी सिल्वर मेरा बाहर चला गया। इस प्रकार से बेटा यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या हुआ, फिर ब्रश को ले लें, ये Cu से Cu ही ज़्यादा यहाँ हीरो हुआ, एक्टिव, रिएक्टिव ज़्यादा हुआ, REACTI भी, रिएक्टिव कौन ज़्यादा हुआ, Cu हुआ सिल्वर से ज़्यादा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिल्वर ये दे देगा, कॉपर दे देगा और Fe दे देगा, ये तीनों में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो अब Fe देना है। और यदि सिल्वर और कॉपर दे देता है और फिर दे देता है दूसरा कोई एटम, कार्बन दे दिया चाहे और कोनो, तो उसमें कॉपर ही सबसे हीरो हो जाएगा, सिल्वर से ज़्यादा कॉपर। लेकिन कॉपर का भी हीरो यहाँ क्या है, फेरस है। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं, वही चीज़ फिर यहाँ पे दे रहा है बेटा। देखो यहाँ कह रहा है कि Zn CuSO4 के साथ अगर यदि CuSO4 का जो कॉन्क विलियन है इसका है, ये तो लिक्विड है ही CuSO4, तो इसके कॉन्क विलियन में ये अगर यदि Zn को डाला जाए, जिंक को डाल दिया जाए तो क्या होगा, तो Zn भी इसको Cu को विस्थापित कर देगा और यहाँ पे क्या बनाएगा, Cu को बाहर कर दिया और Zn के साथ रिएक्शन करके बना दिया जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट से कॉपर अलग हो गया, तब यहाँ Zn हीरो हो गया, Zn इमोज रिएक्टिव कॉपर, है ना। यहाँ भी वही चीज़ है, NBr से, है ना, बेरियम से सोडियम को अलग करके और यहाँ क्लोरीन यहाँ पे बना लिया नमक, है ना, ये नमक NaCl जो कि घर में हम लोग खाना खाने में यूज करते हैं, और ये बेरियम को अलग कर दिया। तो यहाँ पे सोडियम मेरा मोर रिएक्टिव हो गया। सोडियम तो रिएक्टिव है ही, इसको किरासन तेल में डाल के रखा जाता है, जान के बहुत रोचक और रोचक चीज़ है ये, इसको जाननी चाहिए आप लोगों को कि कौन ऐसी तत्व है, कौन ऐसी जिसे कहाँ किरासन तेल में डुबो के रखा जाता है, डुबो के रखने वाला यही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ Ki है, Ki क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, यहाँ भी K के साथ, अर्थात I को विस्थापित कर दिया, तो यहाँ पे मेरा Cl ज़्यादा रिएक्टिव हो गया I से, ठीक है। उसी तरह इसमें भी Zn को रिएक्टिव हटाया तो H से ज़्यादा ये Zn ज़्यादा रिएक्टिव हो गया H2 से, ठीक है। यहाँ भी Zn सल्फेट बना लिया। उसी तरह यहाँ भी देख रहे हैं Zn ज़्यादा मोर रिएक्टिव हो गया, अर्थात हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। यहाँ पे Zn मोर रिएक्टिव हो गया, अर्थात हाइड्रोजन को यहाँ भी विस्थापित कर दिया। तो ये सिंपल है, अगर समझ में थोड़ा सा भी दिक्कत लगता हो तो कमेंट में लिखिएगा, बहुत आसान है और ये सब जानना भी चाहिए आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा सा देख लेते हैं कि यहाँ पे एक टॉपिक और रह गया इसमें। हाँ, Zn क्या, Zn अगर यदि ये एसिटिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करा दिया जाए, एसिटिक एसिड के जलीय विलयन में अगर हम Zn को डाल देते हैं तो जिंक एसीटेट बना लेता है, इसका नाम है जिंक एसीटेट। गौर कीजिएगा, ये एसिटिक एसिड है, CH3COH, फॉर्मिक एसिड क्या था, HCOOH, लेकिन यहाँ पे क्या है, CH3 यदि रहे तो एसिटिक एसिड है, और एसिटिक एसिड में जिंक अगर डाले तो निश्चित है जिंक एसीटेट बना लिया और हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। अब अगला टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक आ गया बच्चों, उभय विस्थापन अभिक्रियाएं। उभय विस्थापन अभिक्रिया इसमें क्या है, आखिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे देखिए क्या होता है, इसमें देखिए एकल विस्थापन अभिक्रिया जो हम लोग पहले देखे थे, ये था हमारा एकल विस्थापन अभिक्रिया। मतलब यहाँ पे क्या है कि एक ही ठो यहाँ पे विस्थापित हो रहा था ना, एक ही, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, मात्र एक फेरस जा करके और कॉपर को विस्थापित कर रहा था। इसमें भी एक कॉपर आकर के और सिल्वर को विस्थापित करता है। लेकिन यहाँ क्या देखेंगे आप कि डबल विस्थापन अभिक्रिया में क्या है
कि एकरा में आपको यहाँ पे देखना होगा कि डबल काम हो रहा है, यहाँ डबल काम हो रहा है। जरा सा इसको छोटा करते हैं तभी दिक्कत नहीं करेगा। हाँ ठीक है, यहाँ डबल काम हो रहा है। कैसे हो रहा है बेटा, देखो यहाँ देखो, सोडियम क्लोराइड में नमक है ना, सिल्वर नाइट्रेट के और घोल और सोडियम क्लोराइड का दोनों का जो घोल मिला दीजिएगा तो देखिए यहाँ पे एक सफ़ेद ढंग का एक बन जाएगा, थक्का थक्का से ठोस पदार्थ बनेगा जो कि नीचे बैठ जाएगा, है ना। तो ये ठोस रूप में, जो कि तीर दिखा दिए हैं, तीर दिखाने मतलब वो नीचे बैठना। तो एक सा मतलब है सोडियम का रिएक्टिविटी ज़्यादा रहने के कारण NO3 के साथ बहुत अच्छा तालमेल बैठ गया, अर्थात सोडियम नाइट्रेट बना लिया, सोडियम नाइट्रेट बना करके बैठ गया। और यहाँ क्या है, क्लोरीन का Ag से बढ़िया तालमेल बैठा, अर्थात क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, 1 इलेक्ट्रॉन ये भी, तो ये एक डोनेटर है, एक लेने वाला है, तो निश्चित रूप से ये AgCl बना करके फुर्सत हो गया। यही एक अवक्षेपण, इसी को अवक्षेपण अभिक्रिया में भी इसको यूज कर सकते हैं। अवक्षेप, यहाँ पे ये अवक्षेप बन गया, है ना। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो था अवक्षेपण अभिक्रिया, वो इसमें इस समीकरण चल जाएगा, ये दोनों में चलेगा। अगला देख लीजिए, वही है बेटा, यहाँ पे यह बेरियम क्लोराइड है ना, और ये Na2SO4 में सोडियम सल्फेट के बीच में अगर यदि मिला दिया जाए दोनों को, तो यहाँ भी Ba क्या करेगा, SO4 के साथ तालमेल बैठा के बेरियम सल्फेट और नमक बना देगा। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन चलता है। इसमें डबल काम हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि डबल काम हो रहा है। यहाँ पे एक बेरियम भी डिस्प्लेस हो रहा है क्लोरीन के साथ से, और यहाँ सोडियम भी डिस्प्लेस हो रहा है, अर्थात यदि ऐसा रिएक्शन हो, ये बेरियम का तालमेल SO4 के साथ और सोडियम का तालमेल Cl2 के साथ, दोनों डिस्प्लेस हो जा रहा है, दोनों एक दूसरे से स्थानांतरित हो रहा है। इसी को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी को यहाँ दोनों रिएक्शन कर रहा है, वो उधर क्या कर रहा था, एक तो हटा रहा था, एक जा रहा है दूसरे तरफ, लेकिन दोनों यौगिक से एक एक हटना और एक एक जोड़ना, ये काम हो रहा है, इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए आप देख लेते हैं, वही चीज़ यहाँ भी हो रहा है। हाँ, एक बात हम बोले थे बच्चों कि अगर यदि SO4 हो तो सल्फेट कहना, और यदि S हो तो सल्फाइड, SULPHIDE, सल्फाइड इसको कहेंगे। तो फेरस सल्फाइड है ना, फेरस सल्फाइड का रिएक्शन जैसे ही हम H2SO4 का साथ के मिलाते हैं तो निश्चित है कि फेरस और SO4 के साथ, ये फेरस SO4 के साथ तालमेल, अर्थात दोनों का डिस्प्लेसमेंट हो गया, और इधर S का H2 के साथ, अर्थात H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बनाया और ये फेरस सल्फेट बनाया। वही काम है। एक्वस अगर यदि हम लेते हैं CuSO4 और H2S, तो यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है, दोनों रिएक्शन उलट पुलट हो जा रहा है। यहाँ भी कॉपर सल्फेट, ठीक है, यहाँ कॉपर के साथ लिए, यहाँ फेरस के साथ था, यहाँ कॉपर सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन, कॉपर सल्फाइड और प्लस हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फेट SO4 रहेगा तो, और S रहे तो सिर्फ सल्फाइड। अब बच्चों आ गया अवक्षेपण अभिक्रिया। अब ब्रश हम जरा सा ले लेते हैं। देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसकी चर्चा अब तुरंत हम किए थे। देखिए इसमें क्या है कि अवक्षेपण अभिक्रिया में वही इक्वेशन देखो यहाँ पे लिए हुए हैं। सोडियम क्लोराइड को यदि सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिला दिया जाए, है ना, तो AgCl और NaNO3 ये दोनों इक्वेशन में चलेगा। अब यहाँ अवक्षेपण क्यों चलेगा, यहाँ जैसे ये अगर यदि कहिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट लॉ में, तो उसमें भी ये इक्वेशन दे सकते हैं। और इसमें क्यों देंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, इसलिए दीजिएगा कि यहाँ पे फिर से देखिए, ब्रश को हम जरा सा काट लेते हैं, फिर से ब्रश को लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट इसलिए दीजिएगा कि सोडियम इस NaCl से डिस्प्लेस होकर के और आपका NO3 के साथ चला जा रहा है, और NO3 और सोडियम दोनों एक दूसरे यौगिक से निकल करके एक नया यौगिक बना रहा है। क्या बना रहा है, सोडियम नाइट्रेट। और यदि क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन भी निकला और Ag भी निकला, दोनों डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब अपनी जगह पर कोई नहीं है, दोनों एक दूसरे से अलग होकर के दोनों अपनी जगह को बदल दिया और AgCl बना दिया। उस आधार पर बनेगा ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें उदाहरण चलेगा। लेकिन यहाँ पे AgCl सफेद ढंग का होकर के नीचे बैठ भी जा रहा है, अपक्षेप के रूप में नीचे बैठ रहा है, और NaNO3 अलग हो जा रहा है, और ये AgCl भी अलग हो जा रहा है, अर्थात इसे अपक्षेपण रिएक्शन भी कह सकते हैं, है ना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, कहेंगे भी, इसलिए कि यहाँ पे अपक्षेप हो रहा है, कोई पदार्थ अलग हो जा रहा है, दोनों अलग अलग हो जा रहा है। आप चलिए अगला देखते हैं टॉपिक, उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, उदासीन होना, है ना। ये एक तरह से जानिए, ना तो एसिड में रहेगा और ना ही
ये एसिड में होगा और ना ही आपका बेस में होगा, ये सॉल्ट बन जाएगा। इसका कोई ना तो एसिड का स्वाद रहेगा, एसिड का पावर रहेगा, ना तो बेस का पावर रहेगा। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यदि सॉल्ट और यदि एसिड और बेस को मिला दिया जाए दोनों को, तो सॉल्ट का निर्माण होता है और उदासीन हो जाता है, उस पर ना तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रल हो जाता है, NEUTRAL, न्यूट्रलाइजेशन, LIZATION, ZATION, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको कह सकते हैं। अर्थात इसमें कोई पावर अब एसिड और बेस का नहीं है। तो जैसे देखिए कौन सी HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पेट में भी बनता है। NaOH क्या है, ये बेस है ना, ये बेस है, भस्म है, और दोनों का आपस में जो रिएक्शन हुआ तो बन गया NaCl जो नमक है, और हमारे घर में नमक की बहुत उपयोगिता होती है। जल भी हम यूज करते हैं, तो जल का भी pH मान क्या है, 7 होता है, इसलिए ये भी आपका 7 से, देखिए एक चीज और गौर कीजिएगा, जल का pH मान 7, देखिए उसको भी हम ले लेते हैं, गौर कीजिए, जल का pH मान 7 और 7 के बाद 8, 9, 10 हो रहा है, तो इधर आपका बेस बढ़ रहा है, BASE बेस, लेकिन 7 से नीचे जैसे ही आ रहा है 6, 5, 4, 3, 5.5 तो हमारा मुंह का है pH मान, दांत का, जिस चलते हमारे मुंह में जो एसिड है ना, उससे दांत मेरा खराब नहीं होता है। जैसे ही ये 5 से घटेगा, है ना, 5 से नीचे जाएगा, दांत सड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जल का pH मान 7 है, तो हम लोग शुद्ध जल पीते हैं और हमारा पेट भी खराब नहीं होता है। तो यही काम है। तो चलिए यहाँ पे हम बताने वाले थे बच्चों कि यदि H2SO4 क्या है, एसिड है ना, अम्लराज इसको कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट को तो अम्लराज कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ KOH, ये देखिए बहुत ही विस्फोटक चीज़ है, एक तरह से मानिए बेस है, भस्म है, बहुत विस्फोटक है। ये दोनों को आपस में रिएक्शन अगर कराते हैं, दोनों को मिला देते हैं, क्या बनता है, K2SO4, है ना, पोटेशियम सल्फेट और जल, न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो गया, कुछ नहीं पावर है इसमें। ये एक तरह से कोई ना तो एसिड का पावर है, ना तो बेस का पावर है ना। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, और यहाँ पे गौर कीजिए, इसको जानना जरूरी है, क्योंकि यही सवाल बार बार पूछा भी जाता है। अब देखिए यहाँ पे गौर करेंगे हम लोग, इसको जरा सा देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ गौर कीजिए बच्चों कि अगर अगला टॉपिक आ गया प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या है ये, जो रिएक्शन प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो उसे ही प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मीथेन, एक में नहीं लिखे हैं लेकिन गौर कीजिए, मीथेन का जब तक Cl2, मीथेन और क्लोरीन एक ही साथ रहेगा लेकिन कोई रिएक्शन नहीं होगा, अंधेरे में दोनों साथ में कोई रिएक्शन, लेकिन जैसे ही सनलाइट इसमें पड़ा, सनलाइट जैसे पड़ने लगा, तैसे ही ये CH3Cl पहले बनेगा, C2Cl2 बनेगा, है ना, CH2Cl2 बनेगा, और अंत में क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा अंत में, CCl4, है ना, और हाइड्रोजन को निष्कासित करते रहेगा। तो सूर्य की उपस्थिति में जो रिएक्शन हो उससे वैसे रिएक्शन को ही प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो कौन कौन होती है, पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, वो भी सूर्य की उपस्थिति में बनाते हैं, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम जो पेड़ आपका है उसके जड़ से क्या जाता है, पानी जाता है। और यहाँ पे देखिए पेड़ है ना, यहाँ पत्ते हैं, जो इस पत्ता के एक पत्ता पर विचार कीजिए, इस पत्ता में जो आपका दिया हुआ है नीचे स्टोमोटा, यहाँ छिद्र रहता है ना, पत्ता के नीचे छिद्र रहता है, इससे CO2 लेता है, वो जो हम लोग CO2 छोड़ते हैं वो ले लेता है, और इधर से सूर्य से क्या आ रहा है, ये आ रहा है रोशनी, सूर्य से आ रहा है रोशनी, तो यहाँ से ऊपर पत्ता पर क्या लग रहा है, धूप लग रहा है। इसका मतलब जो हम लोग स्टोव जलाते हैं, जैसे मान लो खाना कोई चीज़ पर बनाते हैं आप, तो क्या करते हैं, स्टोव जलाते हैं, तो स्टोव नीचे से, तो ऊपर से धूप, वही स्टोव हो गया, और इसमें पानी दे करके चावल डालें तो वही हो गया, यहाँ पे CO2 मिल गया। पानी कहाँ से मिला, पानी यहाँ से मिला जाइलम से पानी यहाँ पहुँचा, और तब क्या हुआ, भोजन बन के रेडी हो गया। यही क्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी सनलाइट की उपस्थिति में ही होता है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं, फिर ब्रश लेते हैं, फिर देखिए दूसरा उदाहरण लेते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो चलिए हमें पहले तो दिए, अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन की प्रक्रिया अगर यदि क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो ऐसे नहीं होता है, ऐसे धरल रहेगा, रखल रहे, कहीं पे पड़ा हुआ है तो कोई मतलब नहीं, घर में भी हाइड्रोजन भी और क्लोरीन भी कोई रिएक्शन नहीं, लेकिन जैसे ही सनलाइट पड़ा HCl बन के रेडी हो गया। वही जो फोटोसिंथेसिस में देखिए हम बताए थे अभी, CO2 इसको बैलेंस में कर दिए, CO2 और क्या लिए, H2O जल से लिए थे, जाइलम से, और सनलाइट की उपस्थिति में क्या बन गया, ये बन के ग्लूकोज का ये सूत्र है, C6H12O6। देखिए C12H22O11, ये चीनी का है, कर कीजिएगा, और ये आधा जब हो गया
12 के आधा 6 और 22 के आधा 12, तो आधा तो नहीं होगा, मैंने एक तो मान के चलिए, तो ये ग्लूकोज का होगा और ये चीनी का। चलिए अब देखते हैं हम, और ये 6 ऑक्सीजन मिला, जो ऑक्सीजन फिर हम लोग नाक से श्वास लेते हैं और हम लोग जीवित रहते हैं। इसीलिए जीवनदायिनी योग जो हम लोग छोड़े वो पेड़ लिया, इसलिए पेड़ का बाबू होना बहुत जरूरी है। इसलिए पेड़ हमें लगानी चाहिए ज़िंदगी में, 2-4-10 वो पेड़ लगा के रख देनी चाहिए बाल बच्चा के लिए, इसलिए कि बहुत अभिन्न चीज़ है। श्वास जब नहीं मिलेगी ना, दिल्ली में जब प्रदूषण फैलता है तो श्वास नहीं मिलती है, वहाँ 200 रुपया 1 घंटा के लिए लेता है, 2 घंटा के लिए बढ़िया श्वास देने के लिए, है ना। तो यहाँ तो फ्री में मिल जाती है हम लोगों को, इसीलिए हमको पता नहीं चलता। लेकिन हमें अपने पूर्वजों की हुई चीज़ पर अभी राज कर रहे हैं। जो पेड़ पौधे लगाए हमारे दादाजी पिताजी जो लगा दिए थे, उसी पर हम लोग राज कर रहे हैं। लेकिन अब आने वाले भविष्य के लिए हम लोगों को भी करना है, इसीलिए पेड़ पौधे जरूर लगाना है, और अगर लगा हुआ है तो उसकी सेवा करना है, काटना नहीं है। चलिए तो अब हम देखते हैं, जरा सा इसी को हम लिए थे, थोड़ा सा इसको फैला देते हैं, जरा सा बढ़िया से लिखा ले। हाँ, वही चीज़ छोटा में लिखा गया था, ये बड़ा में। देखिए बाबू, यहाँ पे क्या है कि वही चीज प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो रहा है। यदि सिल्वर क्लोराइड को, फिर यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी, इसको डिकम्पोजिशन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में इसको हम लिए हुए हैं। सिल्वर क्लोराइड पर प्रकाश जब तक कुछ नहीं पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ही सनलाइट पड़ा, सूर्य बाबा का जैसे ही लाइट पड़ा इस पर, तैसे ही ये टूटना शुरू हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में चल गया, मैंने 2Ag + Cl2। ये सूर्य की उपस्थिति में ही हो रहा है, ऐसे नहीं होगा। AgBr मैंने आपका जो है सिल्वर ब्रोमाइड है ना, सिल्वर ब्रोमाइड को अगर कुछ नहीं पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही सनलाइट पड़ा तो सिल्वर में और ब्रोमीन में टूट गया। वही काम है Ag में, जैसे ही सनलाइट पड़ा तो Ag और I2 में टूट गया। तो इस प्रकार से हम आज रिएक्शन को समाप्त करते हैं। अब हम लोग चलेंगे अवकरण और अभिकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया एक साथ साथ होती है क्यों, इसका नया वीडियो लेकर के मैं आ रहा हूँ बच्चों। तो चलिए, अगर यदि हमारे चैनल पर पहली बार आप हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और शाम में 7 बजे 7:30 बजे 7:40 में हम टेस्ट लेते हैं, तो हम वो लिंक इसमें डाल देंगे, उस लिंक से आप हमारे चैनल पर जुड़ जाइए। अगर 2024 में एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं मैट्रिक परीक्षा की, तो जरूर हमारे लिंक के साथ जुड़िए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं अपना नंबर 91 35 85 82 24 टेलीग्राम ग्रुप का भी इस पर व्हाट्सएप लिख करके आप हाय लिख करके व्हाट्सएप कीजिए, तो फिर मैं आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में भी जोड़ दूंगा और आपके ऊपर लिंक भी भेज दूंगा। तो चलिए, ये ऐसे भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ पे हम लिंक दे रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे रहे हैं, जाके देखिए मजे से और तैयारी कीजिए। इस जो क्वेश्चन में डाला हूँ अभी, जितना भी मैं समझाया हूँ, इसी के संदर्भ में, इसी से रिलेटेड मेरा जो है सो टेस्ट में क्वेश्चन होगा। तो चलिए बच्चों, नए वीडियो के लिए जय हिंद बच्चों, जय भारत।